थे। अब आइए इस समय के महत्वपूर्ण फैक्ट को देखते हैं। सबसे पहला फैक्ट, विग और टोरी। जो विग पार्टी है इस समय पावर में आ चुकी थी। क्यों पावर में आ चुकी थी? उसका एकमात्र रीज़न था कि टोरी पार्टी के अगले 50 वर्षों तक किसी भी मिनिस्टर को अपॉइंटमेंट नहीं मिलता है। अर्थात टोरी पार्टी का कोई भी मिनिस्टर अगले 50 वर्षों तक नहीं बनेगा या नहीं बनाया गया। इस कारण से टोरी पार्टी एक पावरलेस पार्टी हो जाती है और विग पार्टी एक पावरफुल पार्टी बन जाती है। तो यह भी इस समय का महत्वपूर्ण फैक्ट है। नेक्स्ट, कॉफ़ी हाउस एम्प्लॉयड द क्लब। इस समय कॉफ़ी हाउस एक पॉपुलरिटी में था। इस कारण से कॉफ़ी हाउस में बहुत से राइटर्स, पोएट्स जा कर के डिस्कशन किया करते थे या इस ट्रेडिशन को फॉलो कर रहे थे। और यही क्लब आगे चल के अन्य नाम से भी जाना गया है। जैसे कुछ क्लब के नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे किट कैट क्लब। किट कैट क्लब के सेक्रेटरी थे टॉनसन और इसमें आने वाले पर्सन या लिटरेरी पर्सन थे ड्यूक्स। विग्स के मेंबर विलियम कांग्रेव, जोसेफ एडिसन, रिचर्ड स्टील। ये कुछ महत्वपूर्ण लिटरेरी पर्सन्स थे जो किट कैट क्लब में आया करते थे। और एक और फैक्ट है कि इस समय 18th सेंचुरी में पूरे इंग्लैंड में लगभग 3000 क्लब को बनाया जा चुका था या 3000 क्लब की स्थापना हो चुकी थी। तो यह भी बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है इस समय का। और इस समय के जो कॉफ़ी हाउस थे, कॉफ़ी हाउस को एक महत्वपूर्ण लिटरेरी पर्सन मैकाले ने कहा है, कॉफ़ी हाउस वाज लैंडनर्स होम ... इसके आगे और भी कोटेशन है। यानी कॉफ़ी हाउस लंदन में रहने वाले लोगों का खुद का घर बन चुका है। अब आइए इस समय के महत्वपूर्ण टर्म को देखते हैं कि 18th सेंचुरी में कौन कौन से टर्म की शुरुआत हुई थी। टोपोग्राफिकल पोएट्री की शुरुआत 18th सेंचुरी में हुई थी। इस टर्म को आप लोग याद कर लेंगे और जब हम लिटरेरी टर्म पर वीडियो बनाएंगे तो उसमें डिटेल में समझाने का प्रयास करेंगे कि टोपोग्राफिकल पोएट्री किस प्रकार की पोएट्री मानी जाती है। नेक्स्ट है क्लासिकल स्कूल ऑफ पोएट्री। क्लासिकल स्कूल ऑफ पोएट्री ऐसी पोएट्री को माना जाता है कि जिन पोएट्री में कुछ इस प्रकार के कैरेक्टरिस्टिक दिखे, जैसे इंटेलिजेंस, टाउन पोएट्री, रोमांटिक एलिमेंट्स, क्लोज कॉपलेट। अर्थात जिन कविताओं में इंटेलिजेंस को दिखाया गया हो और शहर के विषय में यानी टाउन पोएट्री लिखा गया हो और उसमें रोमांटिक का एलिमेंट दिखे और क्लोज कॉपलेट का प्रयोग किया गया हो, कहा जा सकता है इस प्रकार की पोएट्री को कि यह क्लासिकल स्कूल ऑफ पोएट्री की कैटेगरी में आ सकती है। और यह कैरेक्टरिस्टिक किसके द्वारा दिया गया है? तो यह विशेषता हडसन्स के द्वारा दिया गया, हडसन्स 5 कैरेक्टरिस्टिक या हडसन्स 5 एलिमेंट्स। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म है इस समय। नेक्स्ट है ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोएट। अर्थात ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोएट किस राइटर को या किस पोएट को माना जाता है? तो ऐसे पोएट जो अपनी कविता को लिखने के लिए कब्र के पास जाते थे और रात के समय या शाम के वक्त कब्र के पास बैठकर कविता लिखना प्रारंभ करते थे। तो इस प्रकार की कविता को हम लोग कह सकते हैं कि ग्रेवयार्ड पोएट्री है। और इनमें जो महत्वपूर्ण पोएट हैं, टॉमस ग्रे का नाम आता है। टॉमस ग्रे ने जो महत्वपूर्ण पोएट्री लिखा है, एन एलिजी रिटेन कंट्री चर्चयार्ड, यह एक प्रकार से शोक गीत है, कह सकते हैं। इट इज एन
एलिजी। पीरियोडिकल एसे, पीरियोडिकल एसे को 18th सेंचुरी में प्रारंभ कर दिया गया था। इनमें द टैटलर की शुरुआत होती है। तो द टैटलर की शुरुआत होती है 1709 से और 1711 में इस पे बैन लग जाता है, अर्थात ये बंद हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट द स्पेक्टेटर को शुरुआत किया जाता है और स्पेक्टेटर की शुरुआत मार्च 1 1711 टू 1712, अर्थात 1 मार्च 1711 से 1712 तक चलता है। नेक्स्ट है फोर व्हील्स, यह 4 नॉवलिस्ट का ग्रुप है, अर्थात 4 उपन्यासकारों का समूह है, जिनमें से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 4 व्हील्स में कौन कौन से नॉवलिस्ट आते हैं। तो इनमें सबसे महत्वपूर्ण नाम है सैमुअल रिचर्डसन। तो पहला नाम है सैमुअल रिचर्डसन और दूसरा नाम है हेनरी फील्डिंग और तीसरा नाम है स्मॉलेट और चौथा नाम है लॉरेंस ईस्टर्न। ये 4 नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको इन चारों नाम को याद करना है, जिसमें सैमुअल रिचर्डसन का महत्वपूर्ण वर्क है पमेला। और बात की जाए हेनरी फील्डिंग, तो हेनरी फील्डिंग का महत्वपूर्ण नॉवेल है जोसेफ एंड्रयू। नेक्स्ट है स्मॉलेट का वर्क है रॉडरिक रैंडम। और जो नेक्स्ट है लॉरेंस ईस्टर्न का ट्रिस्टम सैंडी। यह 4 महत्वपूर्ण नॉवेल है। और बात की जाए डेनियल डेफो, इस समय के बहुत महत्वपूर्ण नॉवेलिस्ट थे, लेकिन डेनियल डेफो 4 व्हील्स में शामिल नहीं थे। अर्थात जब आपसे प्रश्न किया जाए कि 4 व्हील्स में कौन नहीं शामिल है तो 3 नाम दे दिया जाएगा और चौथा डेनियल डेफो का दे दिया जाता है। इस तरह से आपको याद करना है कि डेनियल डेफो 4 व्हील्स में नहीं आते हैं। डेनियल डेफो को मॉडर्न इंग्लिश नॉवेल को डिस्कवर करने का श्रेय जाता है, यानी कि मॉडर्न इंग्लिश नॉवेल को डिस्कवर करने का क्रेडिट किसको जाता है? डेनियल डेफो को जाता है, जबकि सैमुअल रिचर्डसन को क्रेडिट जाता है फॉर राइटिंग, यानी मॉडर्न इंग्लिश नॉवेल लिखने का श्रेय सैमुअल रिचर्डसन को जाता है और उस नॉवल को डिस्कवर करने का श्रेय किसको जाता है? डेनियल डेफो को। आप ट्रिक भी बना सकते हैं, DDD ने ट्रिपल डी, डेनियल डेफो को जाता क्रेडिट किसका? डिस्कवर करने का। कौन सा नॉवेल? मॉडर्न इंग्लिश नॉवेल। तो एक और फैक्ट है जो छूट जा रहा है कि इस समय का जो टाइम था 18th सेंचुरी, अर्थात द एज ऑफ सेंसिबिलिटी की कुछ और महत्वपूर्ण कैरेक्टरिस्टिक थे, जिनमें दिस वाज आल्सो द पीरियड ऑफ ग्रेट नॉवलिस्ट, सम रियलिस्टिक एंड सटायरिक एंड सम सेंटिमेंटल। अर्थात यह वह दौर था कि इस समय नॉवलिस्ट उभर करके आते हैं और कुछ रियलिस्टिक पोएट भी आते हैं और कुछ सटायरिक भी आते हैं, और उनमें से कुछ का नाम सेंटिमेंटल वर्क के रूप में भी लिया जाता है। तो अब आइए इस समय के टाइम को एक और नाम से भी जाना जाता है, उसको भी कवर कर लेते हैं, द रिवाइवल ऑफ रोमांटिक पोइट्री। अर्थात हम कह सकते हैं कि 18th सेंचुरी के अंत तक जाते जाते या 18th सेंचुरी के मिडिल में द रिवाइवल ऑफ रोमांटिक पोइट्री का असर दिखने लगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि रोमांटिक पोइट्री की शुरुआत हो चुकी है और 1785 के बाद या 1789 के बाद का टाइम रोमांटिसिज्म टाइम स्टार्ट हो जाता है। तो इसके पहले किस पोएट के वर्क में रोमांटिक का असर दिखता है? तो टॉमसन का वर्क है द सीजन, 1730 में लिखा जाता है और इसमें किसका असर दिखता है? रोमांटिक। नेक्स्ट बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है,
लिबरलिज्म इन लिटरेचर। लिबरलिज्म इन लिटरेचर, यह कोटेशन विक्टर हुगो के द्वारा कहा गया है, यानी विक्टर हुगो कॉल्स लिबरलिज्म इन लिटरेचर। किसको कहा है? तो 18th सेंचुरी को कहा है, या फिर द एज ऑफ सेंसिबिलिटी या द एज ऑफ अगस्टन। यह क्वेश्चन यूपी के टीजीटी पीएचडी एग्जाम में पूछा गया है, यानी स्पेशली ये क्वेश्चन यूपी के टीजीटी एग्जाम 2013 में पूछा गया है। नेक्स्ट 1721, 1721 में वेलपॉल फर्स्ट पीएम ऑफ इंग्लैंड, यानी इंग्लैंड के पहले पीएम बनते हैं। नेक्स्ट है 1738 में राइज ऑफ मेथोडिज्म, यानी मेथोडिज्म का उदय होना प्रारंभ हो गया था। नेक्स्ट है 1750 से 1757, यानी कि कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट 1775 में है अमेरिकन रिवॉल्यूशन, अमेरिका की क्रांति प्रारंभ हो जाती है। और 1776 तक आते आते, यानी 1776 तक आते आते इंडिपेंडेंस अर्थात अमेरिका को स्वतंत्रता मिल जाती है, यानी अमेरिकन क्रांति 1775 में स्टार्ट होती है और अमेरिका को स्वतंत्रता 1776 में मिलती है। नेक्स्ट जो बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है 1789 यानी 99, यानी 1789 से 1799 तक फ्रेंच रिवॉल्यूशन चलता है। यानी आपसे क्वेश्चन किया जाए कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब स्टार्ट होता है, तो 1789 में किन किन कंट्री के बीच चलता है, तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। अर्थात मॉक एपिक क्या है? मॉक एपिक का मतलब एक ऐसी पोयम, एक ऐसी कविता जो महाकाव्य के पैटर्न को फॉलो करे, साथ ही साथ किसी का मजाक उड़ाने के लिए। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल माना जाता है द रेप ऑफ द लॉक। इसको किसने लिखा है? तो अलेक्जेंडर पोप ने लिखा है। और इस समय का जो दौर था मीटर को फॉलो कर रहा था, थीम को नहीं। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो पोएट्री लिखी जाती थी उनमें फॉर्म इज मोर इम्पॉर्टेंट देन थीम, यानी फॉर्म को अर्थात मीटर को ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता था थीम की अपेक्षा। जबकि बात की जाए रोमांटिक पोएट्री, तो रोमांटिक पोएट्री में मीटर महत्वपूर्ण नहीं था, उसमें क्या महत्वपूर्ण था? थीम, यानी सब्जेक्ट, विषय महत्वपूर्ण होना चाहिए और मीटर का यूज किया जाए या ना किया जाए। और यह वह दौर था कि इस समय को, यानी इस टाइम को द एज ऑफ जॉनसन के नाम से पुकारा गया था। क्यों पुकारा गया था? क्योंकि इस समय के जो महत्वपूर्ण पोएट जॉनसन थे, उन्होंने द डिक्शनरी लिखा था। यानी द डिक्शनरी को लिख करके लोगों के सामने प्रेजेंट किया और इस डिक्शनरी को लिखने में लगभग 7 वर्ष लगे थे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है कि द डिक्शनरी की शुरुआत कब होती है, किस सेंचुरी में? तो 18th सेंचुरी में। और साथ ही साथ जॉनसन के द्वारा रैम्बलर और इडलर 2 मैगजीन की भी शुरुआत हो गई थी। यानी आपसे क्वेश्चन किया जाए कि रैम्बलर और इडलर मैगजीन किसके द्वारा लिखा गया है, तो यह मैगजीन जॉनसन के द्वारा। तो आप लोगों ने एट ए ग्लेंस इस समय के हिस्ट्री को देखा, लिटरेरी टर्म को देखा और फैक्ट को देखा। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग 18th सेंचुरी के महत्वपूर्ण वर्क और उन महत्वपूर्ण वर्क के ऑथर को कवर करेंगे। तो कैसा लगा यह वीडियो? लाइक करके कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आप इस प्रकार के वीडियोस चाहते हैं तो हमारे चैनल JNP Zone को सब्सक्राइब